नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी राज्य के युवाओं के लिए बड़ा खेल मंच बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 2.5 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी इस पहल की सफलता को दिखाती है। सरकार डीबीटी के जरिए पुरस्कार राशि सीधे खिलाड़ियों तक पहुंचा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह प्रतियोगिता पंचायत से राज्य स्तर तक प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रही है। नई खेल नीति और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उत्तराखंड को खेलों का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे जो बच्चे हैं, पूरे राज्य के खिलाड़ी जो ग्राम पंचायतों से लेकर न्याय पंचायतें और सीमांत क्षेत्रों में सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाएं, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें और 11 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंटों में भेजा जा रहा है। आगे भी हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए, जो सामान्य परिवारों में अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, उनको कोई संसाधनों की कमी के कारण से उनकी प्रतिभा दबी न रहे, उनको आगे आने का मौका मिले, हमने नई खेल नीति में भी उसका प्रावधान किया है और स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए कई सारे स्थान बन चुके हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर हमारा काम तेजी से देखिए, मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी निश्चित रूप से हमारे छोटे युवा से लेकर बड़े युवा से लेकर सबके लिए बड़ा फायदेमंद रहा है, क्योंकि युवाओं को अवसरों की जरूरत पड़ती है और वो अवसर जो है न्याय पंचायत स्तर से शुरू होते हुए विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी से पड़ाव पर पहुंचते हुए सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव पर पहुंचते हुए आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के पड़ाव के अंतिम पड़ाव में पहुंचा है। तो लगातार बच्चे जो 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं या हमारे 19 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो लगातार इन अवसरों का लाभ लेते हुए आज फाइनली देहरादून ने जो है मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी कि 5 लाख की धनराशि और ट्रॉफी जीतने का काम किया है। तो ये स्वाभाविक रूप से बच्चों को प्रेरणा देता है कि अगली बार हमारा जिला यदि प्रथम आएगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास करें, हमें भी मंच पर सम्मान और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा मैं। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन कूच किया। परेड ग्राउंड में सभा कर नेताओं ने सरकार पर अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हमला बोला। बीजेपी द्वारा भीड़ को भाड़े का बताने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए सबूत पेश करने की चुनौती दे डाली। कोई मुद्दा नहीं था और न ही भीड़ थी। मैं समझता हूं कि वो मतलब सावन के बोलते हैं ना, सावन के अंधे, तो उसी तरह की स्थिति है। अगर मुद्दा नहीं था तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आजकल बड़े मुखर हुए हैं, वो क्या मुद्दा विहीन है? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, महेंद्र भट्ट इस पर जवाब दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मुखर होना और जो बातें वो कह रहे हैं, क्या वो बातें मुद्दा विहीन हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के अलावा मैं महेंद्र भट्ट जी को ये पूछना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी के माता पिता के प्रार्थना पत्र को आधार न बनाकर किसी तीसरे व्यक्ति के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर उस पर जांच कराना और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जांच कराना, क्या वो इसको मुद्दा नहीं मानते हैं? हर दिन हो रही हत्याओं को क्या वो मुद्दा नहीं मानते हैं? आत्महत्या में ये व्यक्ति आत्महत्या करते हुए ये कह रहा है कि भाई मेरे शरीर के अंगों को बेचकर पुलिस को दे देना, नाम लेकर बोल रहा है, क्या ये मुद्दे नहीं है? तो सवाल ये है कि बीजेपी जो है आँख खोले, बीजेपी के नेता आँख खोले, जनता की तकलीफ को देखें, समझें। और विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, भाड़े के थे नहीं थे उसको बताएं वो लोग। कोई कह रहा है, एक मंत्री कह रहा है सहारनपुर से आए थे, सहारनपुर से कौन आया भाई, वो बताएं कौन सहारनपुर से आया। कांग्रेस के पास वो
धन शक्ति नहीं है जो बीजेपी के पास है कि सहारनपुर और यूपी से हम आदमियों का इंतजाम करें। उनको अपनी आदतें हैं जिनके चलते वो हम पर भी इस तरह के आरोप लगाते हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? वो बबूल का पेड़ है, उसमें अगर हम उम्मीद करेंगे कि इसमें आम आएंगे तो उसमें आम नहीं आएंगे। बीजेपी बबूल का पेड़ है, उसमें बबूल ही आएगा और कुछ नहीं। फजूल की बातें, पिछले चुनाव से लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर मार्च में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्र से किसी वरिष्ठ नेता को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना है। आयोजन में प्रदेश भर से कार्यकर्ता और आम जनता भी शामिल होगी। तारीख संभवतः 22 या 23 मार्च होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूसरी सरकार जो है, लगातार मैं कहूंगी कि 4 साल पूरे होने जा रहे हैं मार्च में, और मार्च में एक बड़ा कार्यक्रम करने की एक हमने कार्यक्रम बनाया है। उसके लिए केंद्र से भी कोई एक बड़े व्यक्ति यहाँ पे जरूर आएंगे उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर, और सरकार का काम कैसे प्रदेश भर में हुआ है उसका एक मैसेज सभी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए एक आयोजन होने जा रहा है और उसका प्रारूप जल्द ही तय होगा, तो आप सब लोगों तक पहुंच भी जाएगा, आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन पूरे प्रदेश भर से उसमें लोग सम्मिलित होने वाले हैं और एक बड़ा कार्यक्रम हम 22 या 23 को करने वाले हैं। इस पर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद कई विधायक सीएम धामी से मिले हैं। विधायक खजान दास ने कहा कि चुनाव में 10 महीने बाकी हैं, काम चल रहा है और आगे भी होगा। मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला सीएम और पार्टी पर निर्भर है। मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है। मुख्यमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है और हमारा प्रदेश का नेतृत्व आपस में बातचीत करते हुए, मुझे लगता है कि समय बहुत कम रह गया है। 10 महीने बाद, 11 महीने बाद चुनाव में जाना है, इसलिए विस्तार होगा भी तो ठीक है, नहीं भी होगा भी ठीक है। सरकार हमारी चल रही है, काम चल रहा है, काम वर्क अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा था। और जब हम उत्तर प्रदेश में थे, कोई इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि तब हमारे हिस्से में एक पर्वतीय विकास मंत्री हुआ करता था, जो पूरे उत्तराखंड को, हालांकि मंत्री तो बहुत सारे होते थे, किंतु पर्वतीय विकास मंत्री पूरा उत्तराखंड का भ्रमण करता था। हमारी जनसंख्या भी उस समय कम थी, और जब हमारा उत्तराखंड का जन्म हुआ 2000 में, तो उस समय हमारी 84 लाख के लगभग जनसंख्या थी। उसके निमित्त काम तब भी हो रहे थे, और आज गति पकड़ी और अलग राज्य बनाया। अलग युवाओं का जो सपना है, वो सपना भी अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस बार प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी के निर्देशानुसार ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है। अब तक 2186 बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया है और 191 पर चालान भी किया गया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सत्यापन अभियान समय समय पर चलता है और अब इसे और गहनता से प्रभावी बनाया गया है। पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय भी आवश्यक है। हल्द्वानी फतेहपुर निवासी युवा काश्तकार यश चौधरी ने वैज्ञानिकों की मदद से देश की सबसे महंगी गुच्छी मशरूम का सफल उत्पादन शुरू किया है। तो वहीं सालों की मेहनत के बाद मिली इस कामयाबी से हल्द्वानी समेत प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जगी है। देखिए, ये बटन मशरूम का ग्रोइंग रूम है। क्योंकि मशरूम जो होता है ये कंट्रोल कंडीशन पर होता है, तो इसके अंदर उनको एक टेम्परेचर दिया जाता है। ऐसे कंट्रोल कंडीशन पर हम पूरे साल भर मशरूम की खेती कर सकते हैं। और जो लोकल किसान करते हैं, विशेषकर पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों के, वो सितंबर से लेकर फरवरी मार्च तक करते हैं नेचुरल टेम्परेचर पर। क्योंकि बटन मशरूम का जो उत्पादन का टेम्परेचर होना चाहिए कमरे के भीतर, वो 14 से 18 डिग्री होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर वर्ष भर हम एसी प्लांट में ही दे पाएंगे। और ये ग्रोइंग चैम्बर है। अच्छा, तो ग्रोइंग चैम्बर के बाद भी ये पूरा यहीं उगाया जाएगा या फिर इसे कहीं ट्रांसफ़र भी किया जाएगा खेतों में? नहीं, इसका ऐसा है ना, जब मशरूम की खेती समाप्त हो जाती है, मशरूम निकलने बंद हो जाती है, इसकी लगभग 3 महीने की फसल होती है।
उसके बाद ये जो एग्जॉस्ट कंपोस्ट है इसको आमतौर पर गड्ढों में दबा देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर ये एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपोस्ट के रूप में फील्ड में आप डाल सकते हैं, लेकिन इसी कंपोस्ट में दोबारा मशरूम नहीं हो पाता। युवाओं ने रोजगार की नई नई पहल उत्तराखंड में शुरू की हैं और इसी के चलते आज हल्द्वानी से लगे फतेहपुर क्षेत्र में एक युवा निकल के आए हैं जिन्होंने एक विदेशी मशरूम जिसको गुच्ची के नाम से हिंदुस्तान में जानते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा मशरूम जो कहलाता है, वो उगाने की यहाँ एक कोशिश की है। किस तरीके से ये मशरूम यहाँ उगाया जाता है, क्या इसका प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, ये सारी बातें जानने के लिए जो यहाँ किसान हैं उन्हीं से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम यश चौधरी है और हम यहाँ पर अपना मशरूम का प्लांट चलाते हैं, तो उसके साथ साथ हमने ये गुच्ची का भी ट्रायल लगाया है यहाँ पर। ओके जी, तो इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर GS मेयर सर हमारे, और हमारे ताऊ जी जो हैं नवीन कुमार वर्मा जी, और साथ में उनके पद्मश्री अनूप शाह जी भी हैं, जिन्होंने सबने मिलकर इसको कलेक्ट करा वाइल्ड से कल्चर्स वगैरह के लिए, और हमने जो कल्चर सोर्स करी गांधीनगर से, तो उससे सबसे हमने पहले इसका स्पॉन कल्चर रेडी करा, उसके बाद हमने इसका स्पॉन रेडी करा। तो स्पॉन के लिए जो गेहूं में बनता है, देवदार की लकड़ी और चीड़ की लकड़ी सब मिक्स करके इसका स्पॉन बनाया। हम जुलाई से ये कर रहे थे, जब हमारे को मशरूम मिलती गई उसके बाद हमने कल्चर बनाया, फिर इसका स्पॉन बनाया। स्पॉन बनाने के बाद जब हमारे को लगा कि यहाँ पर अब टेम्परेचर अच्छा आ गया है, मतलब 10 डिग्री के आसपास, तो फिर हमने इसमें 14 दिसंबर के आसपास स्पॉनिंग कर दी थी बेड में। ओके, बेड ठीक है। यस, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कैसे ये ख्याल आया, क्योंकि अभी तक ये मशरूम जो है वो शायद जहाँ तक जानकारी है कि विदेशों में ही पाया जाता था, US में या फिर चाइना की तरफ ये मशरूम उगाया जाता था। इंडिया में इसको लाने के लिए, इंडिया में इसको उगाने का कैसे आइडिया आपके दिमाग में आया? एक्चुअली क्या था कि जो हमारे डॉक्टर सर थे, मेयर सर थे, तो उन्होंने इसमें काम करा था 1995 में। तो उन्होंने जब काम करा था तो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था वहाँ पर किसी कारण से, तो फिर उन्होंने वो वहाँ से छोड़ दिया, मॉरल का काम छोड़ा। उसके बाद वो क्या कहते हैं फिर अपना चाय वगैरह के उसमें काम में लग गए। तो लास्ट ईयर ही 2025 में फरवरी में उनसे हमारी मुलाकात हुई अनूप शाह सर के थ्रू। तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा सेटअप देखा, यहाँ पर सेटअप देख के उन्होंने जब लैब वगैरह देखी यहाँ पर पूरी, तो उन्होंने फिर इसको कहा कि अब हम यहाँ पर मॉरल स्टार्ट करते हैं। तो मॉरल के लिए फिर उन्होंने वही सब हमने वाइल्ड से कल्चर वगैरह कलेक्ट करी सारे में से, तो फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट करा। बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी जिला मशरूम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इसके टेक्निकल पहलुओं के बारे में। जी सर, स्वागत है जनता टीवी पे। धन्यवाद सर आपका। सर, आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, मशरूम जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि मशरूम उग भी रहा है, बहुत अच्छा खूबसूरत भी लग रहा है, क्या ब्रीड है, किस तरीके से, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि इंडिया में ये मशरूम नहीं उगाया जाता है? जी, ये तो बात सही है। जो ये मोस्ट्रेला स्पीशीज़ है, ये जनरली वाइल्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ऊपर वाले हाई हिल्स में 2000 मीटर के ऊपर वाले जो मतलब फुट हिल्स हैं और स्लोप्स हैं, वहाँ पर जनरली नेचुरल वाइल्ड में पाया जाता है। इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि इसको वर्जिन सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल जिसमें बहुत टाइम से खेती नहीं की है, ना कुछ उसमें उर्वरक, ना कोई केमिकल इस्तेमाल किया है, तो मतलब ये नेचुरली वाइल्ड में होता है। तो और ये जो मशरूम है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 30,000 to 40,000 पर किलो ये इसका मतलब कॉस्टिंग है। तो ये इट्स वेरी एक्सपेंसिव मशरूम जो हुआ है, और नेचुरली ये इनिशियली क्या था, वो पहाड़ का था, बट ये यहाँ आ रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बेसिकली है कि इसमें स्क्लेरोशियल बॉडीज़ बनती हैं। वो इनिशियल स्क्लेरोशियल बॉडी रेस्टिंग स्टेज होता है, जैसे उसको फेवरेबल क्लाइमेट हिट करता है तो वो फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे अभी की जो रेन थी जो अराउंड 10-15 डेज़ के अराउंड पहले हुई थी, तो वो रेन ने इसको हिट किया, और इसकी जो स्क्लेरोशियल बॉडीज़ थी, जो एक्स्ट्रा ENP बैग्स हैं, तो उससे वो मतलब न्यूट्रिशन मिलके वो फ्रूट जो बॉडीज़ थी वो कन्वर्ट होगी फ्रूटिंग बॉडीज़ में। तो इसको क्या मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसको यहाँ लार्ज स्केल पे भी इसको एज अ कमर्शियल वे पे भी इसको उगाया जा सकता है? डेफिनेटली, मतलब ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी अराउंड 1 ईयर भी नहीं हुआ है। तो नवीन पटवाल जी हैं, उनके द्वारा भी ये क्या है, वो अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ उनका। तो इट्स मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी विद टाइम इवॉल्व हो रही है, विद टाइम और भी इसके अंदर मतलब विद टाइम जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ठीक है, फार्मर्स के वाया या साइंटिस्ट के वाया, तो फिर हम इसको इवॉल्व कर सकते हैं, उसको कल्टिवेबल बना सकते हैं, जैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में हो भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से युवा
एक नई पहल, क्योंकि किसानी जो है अब देश स्मार्टनेस की तरफ जा रहा है, तो एक स्मार्ट एग्रीकल्चर के हिसाब से भी ये एक बड़ी पहल है कि जो मशरूम लगभग जिसकी बाज़ार की कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये पर केजी गिनी जाती है, वो मशरूम अब हिंदुस्तान में उगाया जा रहा है और यहाँ के युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये खेती के लिए और युवाओं के लिए एक सुखद बात है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने खास बातचीत में तैयारियों का भरोसा दिलाया। इस विषय पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने उनसे खास बातचीत की, देखिए। आगामी विश्व प्रसिद्ध चारधाम की यात्रा शुरुआत होने वाली, वहीं चारधाम की यात्रा से शुरुआत से पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से हम बात करते हैं, जहां एक नियम भी लागू किया गया कि गैर हिंदू का चारधाम में प्रवेश निषेध है। इसको लेकर के हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला आपने लिया है कि गैर हिंदू का चारधाम में प्रवेश वर्जित है, आखिर गैर हिंदू का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये व्यवस्था कोई नई व्यवस्था हमने नहीं की है, आदि शंकराचार्य कालखंड से चली आई और सभी इस तरह के जो पवित्र धाम होते हैं, उन धामों की जो पवित्रता है, उसकी पौराणिकता है और सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के बारे में और जो हमारा संविधान क्या कहता है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो मैं संविधान की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि गैर हिंदू कौन है, हिंदू कौन है और मंदिरों की जो व्यवस्था है, ऐसे धामों की जो व्यवस्था है, उनको किस प्रकार से संचालित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि उसका सब लोग अध्ययन कर लें ठीक प्रकार से, जिस तरह का आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे। जहां तक इन पर प्रतिबंध की बात है, तो इन क्षेत्रों की परंपरा और जो पौराणिकता और जो पवित्रता है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए लंबे समय से जो है कि वहाँ के तीर्थयात्री, वहाँ के तीर्थ पुरोहित, वहाँ के जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग काम करने वाले इस क्षेत्र में हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, उन सबका ये वो था कि विशेष इन धामों पर जो है कि आने वाले, जैसे मैंने कहा कि इन 4 वर्षों में आप लगातार राज्य के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय ने लगातार जो है कि अतिक्रमण कर अवैध मजारों का निर्माण किया। ये अपना लैंड जिहाद के नाम से, चाहे वो थूक जिहाद हो, इस प्रकार से इस राज्य की फिजा बिगाड़ने का काम किया और उस पर हमारी सरकार ने सख्ती से कदम भी उठाया। उन सबको देखते हुए जो है कि इन क्षेत्रों पर प्रतिबंधित, गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित होना, ऐसा सब लोगों का और सभी जो तीर्थयात्री भी हैं, देश भर से आने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब ने इस बदलाव लेके जाने वाले, जिसको हम सरकार की समझ। सर, कुछ सिख भी जो जाते हैं चारधाम की यात्रा में, कुछ जैन बौद्ध जाते हैं, क्या उन पर भी प्रतिबंध किया जाएगा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे भी कि जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो संविधान, भारत के संविधान को पढ़ें कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25(2)(b) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू कौन है और हिंदुत्व की क्या परिभाषा है। उसमें सिख, हमारे बौद्ध और हमारे जैन, ये तीनों हमारे हिंदुत्व के उसमें आते हैं। ये स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है। शीतकालीन यात्रा जो अभी चल रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कितनी इससे प्रोत्साहन मिल रही है? शीतकालीन यात्रा में इस बार देखिए लगभग 30,000 से ज्यादा यात्रियों ने जो है कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ जी में धाम में जो हमारी शीतकालीन गद्दी है, ओंकारेश्वर अपना नीचे गुप्त काशी में, और हमारी जो काली ऊखी मठ में हमारी शीतकालीन गद्दी है, और भगवान पांडुकेश्वर और जोशी मठ में जो बद्रीनाथ जी की शीतकालीन गद्दी है। काफी संख्या में तीर्थयात्री राज्य के अंदर पहुंचे हैं। जो लोग क्योंकि एक लंबे समय से एक हो रहा है कि ये जो कपाट बंद हो गए हैं, उस कपाट बंद में क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर जो है कि वो पूजा व्यवस्थाएं, भगवान के दर्शन जो है कि नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो सारी पूजाएं हम जो है कि शीतकालीन गद्दी जो हमारी बाबा केदार की जो ऊखी मठ में है और हमारे भगवान बद्रीनारायण जी की जोशी मठ और पांडुकेश्वर में है, सभी तीर्थयात्री इसको, क्योंकि ये यात्राएं इस राज्य की और इस क्षेत्र की हमारी लाइफलाइन, हमारी आर्थिकी से भी जुड़ी हुई है, और जो लोग उस समय दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो लोग क्योंकि पर्यटन और तीर्थाटन दोनों ही इस समय, क्योंकि पहाड़ों में बहुत अच्छी धूप रहती है, बर्फबारी रहती है, तो काफी संख्या में जो है कि यात्रियों तक ये संदेश पहुंचने का और तीर्थयात्री पहुंचे। और लगातार मैं समझता हूँ कि शीतकालीन यात्रा अगले वर्ष और अभी जो वर्तमान में चल रही है, इसमें बढ़ोतरी होगी और लोग वहां पर पहुंचेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है कि आगामी जो चारधाम की यात्रा है, इसको लेकर किस प्रकार से प्रारूप तैयार किया जा रहा है? देखिए, चारधाम की यात्रा 2026 की यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। पहली बैठक आपने देखा है कि गढ़वाल कमिश्नर यात्रा के प्रभारी हैं, उन्होंने इसकी पहली बैठक ली है। उसमें सभी स्टेक होल्डर, सभी जिला प्रशासन, शासन, बद्री केदार मंदिर समिति, सारी तैयारियां, जो आगे किस तरह से हमारा रोड मैप रहेगा यात्रियों के लिए, रोड किस तरह से जो है कि हमारी जो सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इसमें क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है कि पूरे राज्य सरकार से जो हमारी नोडल एजेंसी है, जो हमारी एजेंसी है,
बहुत सारे स्टेक होल्डर इस पर काम करते हैं क्योंकि लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचते हैं। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो जिम्मेदारी है, बेसिक रूप से जो हमारा मुख्य कार्य है, वो हमारा कार्य है कि तीर्थयात्रियों को उनको सुगम, सरल और व्यवस्थित तरीके से उनको दर्शन कराना और उन मंदिरों में पूजा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ठीक प्रकार से किस तरह से हो और उन मंदिरों की देखभाल, उन मंदिरों का जो रख रखाव है उसको ठीक प्रकार से करना और यात्रियों को सबको सुलभ दर्शन कराना, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उसको लेकर हम रोड मैप पर काम। तो हमारे साथ थे बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार जो है नियम लागू किया गया है कोई नया नियम नहीं है, बल्कि इससे पहले भी चारधाम में इस प्रकार के नियम थे। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कि गैर हिंदू शब्द पर, तो आपको बताना चाहते हैं कि हिंदू, उसके बाद जैन, सिख और बौद्ध, ये हिंदू में आते हैं, मतलब ये हिंदू की एक शाखा है, इसलिए उनके प्रवेश पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई गई है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।